हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू चाइनीज सीरीज को जो 2024 में ही रिलीज हुई है। ये एक हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस ड्रामा है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत लियांग डायनेस्टी में होती है। प्रिंसेस को एक तीर आकर लगता है और तभी हमारा मेन लीड उसे बचाने के लिए भी पहुंच जाता है। कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब इधर हमारे विलन को देखते हैं जिसका नाम जीचू है। इसने पूरे लियांग डायनेस्टी पे कब्जा कर लिया है और यहाँ पता चलता है कि ये हमारे मेन लीड का कजन ब्रदर है और जिस प्रिंसेस को उसने मारा है वो उससे प्यार करता था। मेन लीड का नाम जीनू है जो जीजू को कहता है तुम तो इससे प्यार करते थे तो इसे क्यों मारा, इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो, एम्पायर बनने के लिए तुमने बहुत सारे पाप किए, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जीजू कहता है ब्रदर तुमने मुझे इतने अच्छे विशेष दिए, तुम्हें थैंक्स तो कहूंगा ही, मैंने तुम्हें जान बचाने का मौका दिया। यहाँ पता चलता है जीनू भी इसी प्रिंसेस से प्यार करता है। उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर जीजू बहुत ही क्रूएल होता है, पीछे से उस पर तीर चला देता है। इस तरह प्रिंस और प्रिंसेस दोनों की मौत हो जाती है। और अब देखते हैं ये तो बस एक नॉवल स्टोरी थी जिसे हमारी फीमेल लीड जिया ने लिखा है। बहुत खुश होती है कि उसका नॉवल खत्म हो चुका है। वो और अब वो थोड़ा आराम करने का सोचती है। पहले वो अपने रूम का बिखरा सामान समेट रही होती है। वापस आकर देखती है नॉवल तो उसने अपलोड कर दिया था। यहाँ कमेंट बहुत ही बुरे आ रहे होते हैं। सब लोग उससे यानी कि राइटर को कर्स कर रहे हैं क्योंकि उसने मेल लीड और फीमेल लीड को मार दिया है नॉवल में। कमेंट में उसे एंडिंग चेंज करने को कहा जाता है पर यहाँ जिया खुद से ही कह दिया ये तो बस एक नॉवल है, लोग उसे दिल पे क्यों ले रहे हैं, मैं तो अपनी एंडिंग चेंज नहीं करने वाली। और तभी उसके कंप्यूटर में कुछ एरर आ जाता है। दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो वो नॉवल की एंडिंग चेंज कर दे और दूसरा कि उसे प्लॉट का हिस्सा बनकर खुद उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस करना होगा। फिर जिया तो इसे एक चैलेंज की तरह लेती है और दूसरे ऑप्शन को चूज कर लेती है। वो तो आराम से अब सो जाती है और उसकी आंखें खुलती है। वो ब्राइट ड्रेस में बैठी होती है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती है। यहाँ दो दासियाँ आती है जो कि उससे प्रिंसेस लुयान के बुलाती है और कहती है आपको अपना घूंघट नहीं हटाना चाहिए, जबकि वेडिंग नाइट है, जब तक प्रिंस जीजू नहीं आ जाते आपको यहीं रहना होगा। पर ये सब सुनकर तो जिया को शौक ही लगता है क्योंकि वो अपने नॉवल की दुनिया में आ चुकी है और उसे याद आता है कि उसने तो नॉवल में लिखा था जीजू वेडिंग नाइट की कोई अपनी वाइफ प्रिंसेस लुआन को मार देता है और अब वो समझ जाती है प्लॉट के अकॉर्डिंग आज उसकी मौत होनी तय है। जिया तो बहुत ही घबरा जाती है और अब अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढने लगती है। वो यहाँ रखे संदूक में ही छुप जाती है और अब जीजू भी रूम के अंदर आ जाता है। वो हर तरफ देखता है, उसे अपनी ब्राइड तो दिखती ही नहीं। वो प्रिंसेस लुआन यानी कि जिया को ढूंढ रहा है। जिया तो इस संदूक में भी नहीं होती। कुछ देर पहले का वक्त दिखाता है जहाँ जिया खुद से ही कहती है उसने अपने नॉवल के विलन जीजू को बहुत ही स्मार्ट, ब्रिलियंट और बहुत ही क्रूएल नेचर का बनाया है तो झट से उसे ढूंढ लेगा। जैसा कि वो नॉवल की राइटर है तो उसे यहाँ के हर चीज के बारे में पता है। खुफिया दरवाजे के अंदर छुप जाती है। जीसू की नजर उस दरवाजे पे भी पड़ जाती है। वो अंदर आ जाता है। जिया तो यहाँ भी नहीं होती। यहाँ पता चलता है कि जिया ने पहले ही सोच लिया था जीजू ढूंढते ढूंढते उसे यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। वो छत के ऊपर ही खुद को छुपा लेती है। तो जीजू भी समझ चुका है उसकी ब्राइड लुआन भाग चुकी है, लेकिन वो हैरान होता है लुआन को कैसे पता चला कि वो उसे मारना चाहता है। वो अपने सैनिकों को लुआन को ढूंढने का ऑर्डर देता है और साथ ही कहता है लुआन के दिखते ही उसे मार देना। इधर जिया अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। ये जीजू का फ्रेंड चैंग है। वो जीजू को कहता है ऐसे तुम्हारी वेडिंग नाइट, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, लगता है तुमने अपनी ब्राइड को मार ही दिया, अब तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि प्रिंसेस लुआन तो फुआंग डायनेस्टी की प्रिंसेस है और उसके मौत की खबर मिलते ही लिंग डायनेस्टी और फुआन डायनेस्टी में युद्ध होगा। तुम उसका फायदा उठाकर क्राउन प्रिंस को मारकर एम्पायर बन सकते हो। जीजू बस स्माइल कर रहा होता है। इधर जिया छुपी होती है। जीजू के सैनिक ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच चुके हैं, दरवाजे के बाहर है। जिया के मेट्स उन्हें वहाँ से भगा देती है। यहाँ देखते हैं जीजू उन दोनों मेट्स से पूछता है बताओ प्रिंसेस लुआन कहाँ है। वो मेट्स कुछ भी नहीं बताती। वो उन दोनों को मार देता है। ऊपर छिपी जिया ये सब देखकर पूरी तरह से कांप जाती है। वो बहुत ही डरी होती है। उसकी सिसकियों की आवाज जीजू के कानों तक आती है। जैसे ही पीछे मुड़ता है जिया छुप जाती है। जिया यहाँ छुपी होती है अपनी जान बचाने के लिए। जीजू के सैनिक तो यहाँ भी पहुँच जाते हैं। सैनिक उसे मारते इससे पहले ही एक आदमी उसे बचाकर ले जाता है। जिया की आंखें खुलती है। वो देखती है उसके सामने जीनू होता है। उसने उसकी जान बचाई है। जिया को कहता है क्या तुम ठीक हो। जिया गिरने लगती है तो वो उसे संभालता है और अब कहानी का प्लॉट
चेंज होने वाला है। नॉवल का विलन जीजू ही अब मेल लीड होने वाला है। इधर जीजू को बताया जाता है प्रिंसेस लुआन अब तक नहीं मिली है। जीजू तो बस इस बात से हैरान था लुआन को ये बात कैसे पता चली वो उसे आज रात मारने वाला है। वो अपने आदमियों को अभी लुआन को ढूंढने को कहता है। इधर जिया की सुबह आंखें खुलती है। उसे लगता है कि वो अपने दुनिया में वापस आ चुकी है। तभी सामने से उसे जिन्नू आता नजर आता है। चारी फिर से उदास हो जाती है। वो जिन्नू को देखकर खुश थी। कह रही है मैंने तुम्हें इतना हैंडसम और जेंटल बनाया इसलिए तो तुम मेल लीड हो। तुम्हें नॉवल में मार कर मैंने गलत किया। अगर मुझे मौका मिला अपनी दुनिया में वापस जा पाई मैं नॉवल की एंडिंग जरूर चेंज करूंगी और तुम्हारी जान बचाऊंगी। चीनू कहता है तुम ठीक हो। मैं जानता हूँ तुम जीजू से प्यार करती हो। वो तुम्हें भी मारना चाहता है। और यहाँ पता चलता है कि चीनू लुआन को पसंद करता है और लुआन जीजू को। इस कहानी में आगे और भी ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और अब यहाँ जिया को एहसास होता है वो नॉवल में उस वक्त में जहाँ उसकी कहानी शुरू हुई थी। जीनू क्राउन प्रिंस यानी और मेल लीड है। वही जीजू विलन है। जीनू जिया को कहता है जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो वहाँ बिल्कुल सेफ हो। वैसे भी जीजू ने अब तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाना बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। जिया जीनू को थैंक्स करती है अपनी जान बचाने के लिए। जीनू कहता है तुम बहुत ही डर गई हो। मेरे साथ बाहर चलो तुम्हें पूरा लियांग दिखाऊंगा। इस तरह तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। जिया तो इस हिस्टोरिकल दुनिया को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो एंजॉय कर रही होती है। उसे स्माइल करता देख जीनू मन में ही कहता है आज कितने दिनों बाद तुम्हें स्माइल करता देख रहा हूँ। भले ही तुमने शादी जीजू से कर ली है मुझसे प्यार भी कर दी। मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता है। इधर डांसर वैवई को दिखाया जाता है कि लियांग की बहुत ही फेमस डांसर होती है। सारे लोग उनका डांस देखकर खुश होते हैं। या तो उसे बस देखती रह जाती है और कहती है सब मैंने नॉवेल में लिखा था रियलिटी में तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो बिल्कुल एक फेरी जैसी। काश मैं तुम्हें और भी करीब से देख पाती। और अब यहाँ जिया को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि नॉवल में उसने वैवई को भी मार दिया था। हाँ जीनू तो जिया को अपने इतने पास देखकर ही खुश था। जिया को कहता है तुम अचानक से इतने उदास क्यों हो गई। जिया मन में ही कहती है अगर तुम्हें बताया फिर भी तुम यकीन नहीं करोगे। और अब यहाँ देखते हैं कि वैवई का चेहरा तो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पता चलता है उसने जो ड्रेस पहनी हुई है एक मैजिकल ड्रेस है जो कि उसे जीजू ने दिया है। ड्रेस की वजह से बहुत ही यंग और खूबसूरत दिखती है। यहाँ वो बहुत ही उदास हो रही है। जीजू ने ये ड्रेस देखकर वैवई पे बहुत बड़ा एहसान किया था। अब वो वैवई से चाहता है वो सुसाइड कर ले। इधर जिया वैवई से मिलने आती है। वैवई बिल्कुल मूव नहीं कर रही होती। वो डर जाती है वैवई मर तो नहीं गई। पर तभी वैवई कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और अब जिया को याद आता है कि उसने नॉवल में लिखा है जीजू के कहने पे वैवई सुसाइड कर लेती है। इसका इल्जाम क्राउन प्रिंस यानी कि जीनू पे आता है। तरह जीजू जीनू को अपने रास्ते से हटा देता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है इस तरह का प्लॉट लिखने के लिए क्योंकि इनोसेंट वैवई मारी जाती है जीजू के हाथों। इधर अफजिया खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है। उसे लगता है ऐसा करने से अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। पर खुद को नुकसान पहुंचाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। जिया ये नहीं कर पाती। अब वो तय करती है वो नॉवल में जो भी प्लॉट उसने लिखा था उसे चेंज कर देगी। जब नॉवल को एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी तब शायद वो अपने दुनिया में पहुंच जाए। वो तय करती है कि सबसे पहले वो वैवई को सुसाइड करने से रोकेगी ताकि जीनू पे उसकी मौत का इल्जाम न लगे। जिया प्लेसर हाउस आती है और वो एक लड़के से टकराती है जिसका नाम फैंग है और ये जीजू का छोटा भाई होता है। वो उससे डरकर छुप जाती है और उसके सामने यहाँ जीजू बैठा होता है। यहाँ पता चलता है कि जीजू ने जिया को जीनू के साथ देख लिया था। उसे जिया पे शक होने लगा। पूछता है बताओ तुम कौन हो तुम यहाँ क्या कर रही हो। या तो उसे अपने सामने देखकर बहुत ही डर जाती है। उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। बड़ी हिम्मत करके वो कहती है तुम मेरे हस्बैंड थोड़े ना हो जो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। जीजू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। जानती भी हो मैं कौन हूँ। यहाँ जिया प्रिटेंड करती है कि वो तो उसे जानती नहीं। जिया कहती है तुम दिखने में तो बहुत ही हैंडसम और इंटेलिजेंट लगते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझ पे अपना रौब झाड़ो। जीजू कहता है मैं जानता हूँ तुम वैवई की मैजिकल ड्रेस चुराने आई हो। वैवई तो ये सुनकर हैरान होती है। कहती है क्या तुम जानते हो वो ड्रेस कहाँ है तुम मेरी हेल्प कर दो। वो गिरने लगती है तो जीजू की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। जीजू तो उसे उल्टा गिरा देता है और यहाँ बेचारी को चोट भी लगती है। जिया कहती है तुम खुद को होशियार समझ रहे हो। जीजू उसके मूंछों को ठीक करते हुए कहता है वह सच में लगता है इस तरह तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। तभी यहाँ वैवई आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देख लेती है और अब जीजू जिया को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है।
वेबे कहती है तुम ठीक हो? जिया कहती है हाँ अब तक तो ठीक हूँ। जिया ड्रेस तो नहीं चुरा पाती। तभी यहाँ जीनू आ जाता है। जिया कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पता चलता है जिया का नाम लेकर जीजू ने जीनू को यहाँ बुलाया होता है। इधर जीजू कहता है कि आज उसके प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर ये सारे लोग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिया तो थोड़ा सा भी शराब होल्ड नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। वेबे जीनू को कहती है ये बहुत ही इनोसेंट है, इसका ख्याल रखना। और यहाँ वो जीनू को एक बॉक्स देती है तो वजिया की आंखें खुलती और यहाँ उसे पता चलता है कि बेबे की मौत हो चुकी है। उसका इल्जाम क्राउन प्रिंस जीनू पे आया है। वो बेबे को नहीं बचा पाई पर अब जीनू को बचाना चाहती है। और यहाँ उसके सामने जीजू होता है और ऐसे यहाँ जिया के सामने प्रिंस जीजू होता है। वो तो अंदर से बहुत ही घबराई होती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है आ जाते हुए पे तुमसे मुलाकात हो ही जाती है। इतने हैंडसम हो तुमसे नजर हटती ही नहीं। मैंने तो सुना है लियांग में 3 प्रिंस है, उनमें सबसे ज्यादा हैंडसम प्रिंस जीजू है। बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है। तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। तो अब जीजू का आदमी जिया को बताने लगता है कि यही तो प्रिंस जीजू है। जीजू उसे रोक देता, जिया को इग्नोर करते हुए चला जाता है। हाँ, जिया कहती है जान छूटी इससे। जब तक इसे लगता है कि मैं इसे नहीं जानती तब तक मैं सेफ हूँ। और अब हमारी सेकंड फीमेल लीड नैन्सी को देखते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की हेड है और यही बेबे के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। जिया उससे मिलती है कि हम दोनों ही क्राउन प्रिंस जीनू को बचाना चाहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नैन्सी कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और तुम हो कौन। जैसा कि जिया नोवेल की ऑथर है, हर कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पता चलता है कि नैन्सी क्राउन प्रिंस को पसंद करती है, उसकी अच्छी दोस्त भी है। जिया कहती है तुमने मुझे क्राउन प्रिंस के साथ देखा होगा। और अब नैन्सी को भी याद आता है रात ही तो उसने जीनू और जिया को एक साथ देखा था। इधर जीजू का आदमी जिया के बारे में कहता है लड़की हमेशा क्राउन प्रिंस के साथ रहती है, क्राउन प्रिंस को बचाने की हर कोशिश करेगी, हमारे रास्ते में रुकावट बन सकती है, आप कहें तो हम इसे मार दें। जीजू कहता है अभी इसकी जरूरत नहीं, लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है, पता लगाओ कि आखिर ये है कौन। इधर सेक्रेटरी दाव के साथ नैन्सी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही होती है। कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नैन्सी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाती और तभी यहाँ जीजू आता है। गलती से जिया उसके ऊपर ही हाथ रख देती है। जब वो जीजू को देखती है डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगती है, फिर भी अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाती है और कहती है मैं गिरने वाली थी, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं भी आपके साथ अंदर चलूं। लेकिन तैंग कहता है लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, प्रिंस से इस तरह से बात कर रही, तुम जानती हो ये प्रिंस जीजू है। जिया कहती है क्या आप ये सच कह रहे हैं? मेरी तो किस्मत खुल गई, मुझे प्रिंस जीजू के दर्शन हो गए। मैंने तो सिर्फ उनके बारे में सुना था कि वो कितने हैंडसम स्मार्ट इंटेलिजेंट, आज उन्हें देख भी लिया। तो जीजू की खूब तारीफ कर दी ताकि वहाँ से बच पाए। तो जिया की सारी चालें जीजू पहले ही समझ जाता है। का कॉलर पकड़ता है, कहता है मेरे साथ जाना चाहती हो तो बदले में तुम्हें तो कुछ देना होगा। पर जिया कहती है खुद को आपको नहीं दे सकती। जीजू कहता है ये किस तरह की लड़की है। साथ ही जिया को कहता है गलत फहमी मत पालो, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम में इंटरेस्ट लूंगा, तुम तो खूबसूरत भी नहीं हो। ये अपने मन में कहती मुझे तुम्हें इतना हैंडसम बनाना ही नहीं था, काश मैं नॉवल में तुम्हें एक बदसूरत प्रिंस बनाती। और अब इधर नैन्सी लाश की अच्छे से जांच कर दी है। इधर दरबार में दिखाया जाता है पेरियर के बजाय आज कोर्ट सेकंड प्रिंस चलाने वाले प्रिंस जीजी है। ये जीनू का छोटा भाई है। यहाँ जीजू जानबूझकर क्राउन प्रिंस यानी कि जीनू की जगह पे आकर बैठता है। जीजी कहता है तुम उसकी जगह पे क्यों बैठे हो? तो जीजू कहता है जीनू अभी एक आरोपी है, अब तक तो मैं यहाँ बैठ ही सकता हूँ। यहाँ सारे सबूत पेश किए जाते जैसे कि पता चलता है कि वेबे को क्राउन प्रिंस यानी कि जीनू ने मारा है। लेकिन जीनू अपनी सफाई में कहता है कि वो लास्ट नाइट वेबे के साथ सिर्फ ड्रिंक कर रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो वेबे की मेट चिल्ला रही थी कि वेबे मर चुकी है और उसे मैंने मारा है। उससे पूछा जाता है कि तुम बेहोश कैसे हुए? जीनू कहता है मैंने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। लेकिन कल रात का वक्त दिखाया जाता है, जीनू जिया को सुलाकर जा रहा होता है, अभी वेबे उसे बेहोश कर देती है। कहती है मुझे माफ कर देना। जीनू ये बात किसी को नहीं बताता। और अब कहानी कुछ देर पहले आती एटॉप्सी के बाद नैन्सी को पता चल जाता वेबे अपने रियल चेहरे को छुपा रही थी। दरअसल वेबे की उम्र 8 से 70 के बीच है, लेकिन वो सिर्फ 20 साल की दिखती है। इसके पीछे की वजह वो मेस्कल ड्रेस एक बहुत ही रेयर तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट है। जिया तो ये सारी बातें पहले से ही जानती है, नैन्सी की हेल्प भी करती है, साथ ही कहती है मैं ये बात बाहर नहीं आने देनी चाहिए। वैसे भी अब वेबे मर चुकी है, वे लोग उससे प्यार करते थे, उसकी ये सच्चाई जानकर सब उससे नफरत करेंगे। नैन्सी कहती है ठीक है
वेबे के कातिल को ढूंढने के लिए हमें इस ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में पता करना होगा। ये दोनों फिजिशियन के पास आते हैं। फिजिशियन कोई और नहीं बल्कि जीजू का फ्रेंड चैंग होता है। उसे देखकर तो जिया घबरा जाती है और बेहोश भी हो जाती है। चैंग कहता है घबराओ मत, इसे थोड़ा आराम करने तो ठीक हो जाएगी। ऐसे हाथों में देते हुए कहती है बताओ ये क्या है। चैंग कहता है एक रेयर मेडिसिन, साथ ही ये पॉइजनस भी है। इसे लगाने से इंसान बहुत ही यंग दिखता है। इसके लगातार यूज करने से उसकी मौत भी हो सकती है। और अब नैन्सी जिया को कहती है क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए इतना साथ दे रही हो। क्या कहती है हाँ क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। नैन्सी कहती है लेकिन पूरे राज्य में ये बात फैल चुकी है, क्राउन प्रिंस और बेबी का अफेयर था। क्राउन प्रिंस ने ही बेबी को मार दिया। जिया कहती है तो हम इसे चेंज भी तो कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं क्या लोगों के बीच एक लव लेटर खड़ी होती है। लोगों को कहती है ये लव लेटर जीजू का है क्योंकि उन्होंने बेबे के लिए लिखा था। हमेशा से बेबे को पसंद करते आए, कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस लेटर को पढ़ के सुनाती है। सारे लोग हैरान होते हैं, कहते हैं बेबे तो क्राउन प्रिंस को पसंद करती थी। जिया कहती है मैं प्रिंस जीजू की पर्सनल मेड हूँ, मैं ये बात जानती हूँ। जीजू ने ये लेटर अपने हाथों से बेबे के लिए लिखा था। वो उन्हें पसंद करते थे। क्राउन प्रिंस से बेबे का कोई लेना देना नहीं। वो जोर जोर से वो लव लेटर पूरे लोगों को सुना रही होती है। इधर दूर खड़ा जीजू ये सब देख रहा होता है। फ्रैंक कहता है आप कहे तो मार दो इसे। जीजू कहता है मैं इसे एक अच्छा मास्टर बन के दिखाऊंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। बेबे की मेड आती है, कहती है कि बेबे को क्राउन प्रिंस ने मारा है। जिया उसे सच बताने को कहती, वो तो बहुत ही घबराई होती कि जीजू ने उसे फोर्स किया था क्राउन प्रिंस पे इल्जाम लगाने के लिए। अब जिया उससे सच निकलवाने के लिए सबके सामने मेड को कहती हमने जानबूझकर बेबे को मेडिसिन दिया जो कि पॉइजनस था। उसके लगातार ही उससे कोई भी इंसान मर सकता है। इसके बावजूद तुमने वो बेबे को दिया, उसके कातिल तुम हो। मेड चिल्लाकर कहती है मैंने उसे नहीं मारा, बेबे ने तो सुसाइड किया है। अब यहाँ सबके सामने सच्चाई आ जाती है। जिया के चालाकी से तो यहाँ जीजू भी हैरान था। और अब यहाँ जीजू कहता है अगर क्राउन प्रिंस ने बेबे को नहीं मारा तो उनका बेबे से क्या रिश्ता। तीनों कहता है कि बेबे सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। अब यहाँ जीजू एक लव लेटर दिखाता है। सबको कहता है क्राउन प्रिंस ने वेवे के लिए लिखा था। ये देखकर सब हैरान होते हैं। जीजू जिया के करीब जाकर कहता है ये आइडिया मुझे तुमसे ही मिला है। अब जिया समझ जाती है। लोगों के बीच रूमर्स फैलाते हुए जीजू ने उसे देख लिया था। यहाँ जीनू के पास भी कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो राइटिंग उसी की थी। वो बस कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिया जीजू को कहती है तुम जानबूझकर उसे फंसा रहे हो। जीनू उसे रोक लेता है। जीजू जिया के करीब जाकर कहता है आज या तो तुम बचोगे या फिर तुम्हारा ये क्राउन प्रिंस। और तभी यहाँ एम्पायर का ऑर्डर आता है। सारे लोग नीचे झुक जाते हैं। जिया जीजू को कहती है तुम घुटने पे क्यों नहीं बैठे। जो कहता है पहले तुम बैठो। सारी को यहाँ चोट भी लगती है। अब यहाँ बताया जाता है गेस्ट ऑफिस जिसे क्राउन प्रिंस संभाल रहा था उसकी जिम्मेदारी अब इस जीजू को दे दी गई है। इससे तो जीजू काफी खुश होता है। इस केस के आगे के इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा दिया जाता है। जीनू जिया को अपने साथ अपने रेसिडेंस में चलने को कहता है लेकिन जीजू जिया को रोकता है। जीनू को कहता है तुम तो अभी खुद नजर बंद हो, जिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जीजू फिर से जिया के कानों में कहता है खुद को बचाना चाहती हो या क्राउन प्रिंस को। जिया भी सोचती है वो जितना जीनू के करीब रहेगी जीजू उसके लिए मुश्किलें बढ़ाता जाएगा। इसलिए वो जीनू को कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ तो जीजू और जीनू में कोल्ड वॉर चल रही होती है कि जिया किसके साथ जाएगी। अब ये दोनों एक साथ जिया को कहते हैं तुम किसके साथ जाना चाहती हो। जिया कहती है मैं जीजू के साथ जाऊंगी। यहाँ तो जिया के पैर अब तक लड़खड़ा रहे होते हैं। जीजू कहता है क्राउन प्रिंस की बहुत ज्यादा फिक्र कर दी हो, तभी तो अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरे साथ चल रही हो। जिया अपने मन में कहती है अब तक तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तक तो मेरी जान तो नहीं लोगी। इधर दाव नैन्सी को बताता इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुरानी बुक मिली इसमें एक बहुत ही फेमस डांसर गुंजा का जिक्र था। तो वेवे से भी बहुत अच्छा डांस करती थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इसकी उम्र अब लगभग 80 साल हो गई। वो कहाँ है किस तरह है कोई नहीं जानता। इधर क्राउन प्रिंस के वेवे का दिया हुआ एक लेटर है। दरअसल वेवे की रियल आइडेंटिटी है कि वही गुंजा है। उसकी उम्र अब तक 80 साल हो चुकी थी। वो उस रेयर मेडिसिन की हेल्प से तक बहुत ही यंग दिख रही थी, अच्छी लाइफ जी रही थी। वेवे ने इस लेटर में क्राउन प्रिंस को लिखा है कि वो उसके इस राज को हमेशा राज ही रखे और अब वो और लंबी लाइफ नहीं जीना चाहती, इसलिए वो सुसाइड कर रही है। क्राउन प्रिंस उस लेटर को जला देता है ताकि ये राज कभी बाहर ना आए। इधर लियांग की प्रिंसेस सोसी को देखते हैं कि जीनू फेंग जीजू की सिस्टर है। ये फेंग को कहती है जीनू झूठे इल्जाम में फंसा हुआ है, वो कब तक बाहर आएगा। तुमने केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, तुमने जीजू को केस इन्वेस्टिगेट क्यों करने दिया। फेंग कहता है जानती हो मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाता, तुम खुद उससे बात क्यों नहीं करती। हम सब जानते हैं उन दोनों में कितना बैर है।
इधर जीजू जिया को खाना ऑफर करता है। या तो घबरा रही होती है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। खाना शुरू कर देती है। जीजू कहता है मुझे लगता है मैंने खाने में जहर मिलाया है। जिया कहती है नहीं, मैं देखने से लगता है तुम एक बार में किसी को नहीं मारोगे, मुझे तो तुम तड़पा तड़पा कर मारना चाहोगे। जिया रात में सोई होती है। फिर उसके सामने से कोई गुजरता डर जाती है। लगता है कि कमरे में कोई भूत है और चिल्लाने लगती है। फिर टैंक टैंक जीजू को कहता है आपका काम हो गया, मैंने उसे डरा दिया। जिया दरवाजा पटक रही होती है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो समझ आती है कि ये जीजू की चाल है उसे डराने के लिए। बहुत देर बाद जीजू कमरे के अंदर आता है। उसे जिया कहीं नहीं दिखती और अब जिया उसे ही डराने लगती है। जीजू उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुम्हारे अंदर तो बहुत गरज है। उसने यहाँ प्रिंसेस लुआन के कपड़े पहने होते हैं और वही सेम जूते भी। जीजू को अब उस पर शक होने लगता है। क्या कहती है पहले डराना तुमने शुरू किया था। जीजू कहता है तुम बताओ कौन हो, नहीं तुम प्रिंसेस लुआन तो नहीं। जिया कहती है ये ड्रेस तो मुझे इसी कमरे में मिले, ये तुम्हारी वाइफ लुआन के है। तुम जानबूझकर चाहते थे कि मैं ये कपड़े पहनूं। ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। प्रिंसेस लुआन को पता चला कि तुम मुझसे शादी करना चाहते, वो तो मुझे मार ही देगी। ये जो कहता है मजाक बंद करो और वहाँ से चला जाता है। जिया कहती है आज तो बच गई, इससे मुझ पे शक होने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जा ही रही होती है कि सामने जीजू पहुँच जाता है। कहता है तुम यहाँ मेरी गेस्ट नहीं हो कि तुम्हें यहाँ मैं अपनी मेट बनाने के लिए लाया हूँ। जिया तो हैरान होती है और अब बेचारी की हालत खराब हो जाती है कि सच में जीजू उससे अपने पैलेस में मेट के काम करवाने वाला है। उसके सामने बहुत सारे काम गिना दिए जाते हैं। वो तो डर के मारे छुप जाती है। इधर इधर सूजी जीजू से मिलती है। कहती है मैंने प्रिंसेस लियांग से अब तक मुलाकात नहीं की। हमारी वाइफ कहाँ है? हमारी शादी को आधा महीना गुजर चुका, हमने अपनी वाइफ की एक झलक भी हमें नहीं देखने दी। जीजू कहता है मेरी वाइफ बीमार है तो मुझसे नहीं मिल सकती। तो उसे कहती है नहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। जीजू कहता है तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो। तो उसे कहती है तुम बुरे नहीं हो, पर तुम इस तरह क्यों कर रहे हो। पहले तुमने क्राउन प्रिंस को फंसाया, उन पे झूठा इल्जाम लगाया। हमारी वाइफ प्रिंसेस लियांग मेरी कजन भी है, तुमने उसके साथ भी कुछ किया है। तुम इतने बुरे क्यों हो, पहले ऐसा नहीं थे। वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि बचपन में सारे भाई बहन एक साथ बहुत ही खुश रहते थे। यहाँ तक कि जीनू और जीजू में भी कोई लड़ाई नहीं थी। बीते कुछ सालों में जीनू और जीजू के बीच के रिश्ते खराब हो चुके हैं। जीजू सुसी को कहता है अच्छा होगा कि तुम मेरे पैलेस में ना आओ। सुसी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सुसी बैठी होती है, वो अभी तक जीजू के पैलेस से बाहर नहीं गई होती है। दरअसल वो जीनू के कहने पे यहाँ जिया से भी मिलने आई होती है और तभी यहाँ पर चैंग आता है। इन दोनों की पहली मुलाकात है। देखने से लगता है कि ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सूसी चैंग को हेलो करती है। चैंग को अपना इंट्रोडक्शन देता है। सूसी कहती है क्या हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन चैंग कोई जवाब नहीं देता। सूसी बस उसे देखती रह जाती है। तभी यहाँ जीजू आ जाता है। सूसी को कहता है तुम अब तक गई क्यों नहीं। सूसी कहती है मैं जा रही हूँ, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। वैसे वो आदमी कौन था, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। जीजू कहता है तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है। इधर चैंग अपनी दवाइयाँ तैयार कर रहा होता है। उसका आदमी एक लेटर देते हुए कहता है ये प्रिंस जो के पैलेस से आया है, लेकिन चैंग तो उस लेटर को बिना पढ़े ही जला देता है। देखने से लगता है कि इसके दिल में कई राज छुपे हुए हैं। इधर सूजी जीनू के पास आती है। कहती है भाई आप ठीक हो। आपके कहने पे मैं जीजू के पैलेस तो गई, वहाँ मुझे जिया कहीं नहीं दिखी। जीनू कहता है वो ठीक ही होगी, उस जीजू ने तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं कहा। सूसी कहते हैं आप तो उसे अच्छे से जानते हो। और इधर नेक्स्ट डे सूसी जिया से मिलती है। जिया उससे जीनू के बारे में पूछती है। सूसी कहती है वो ठीक है, अभी भी नजरबंद ही है। सिम मेरा भाई तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, तुम भी उसकी फिक्र कर रही हो। जिया कहती है क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। सूसी कहती है इससे पहले तो मैंने तुम्हें अभी भी मेरे भाई के साथ नहीं देखा था, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। जिया कहती है यही सच है। तो सूसी कहती है तो तुम प्रिंस जीजू के पैलेस में क्या कर रही हो। अब जिया पूरी तरह से घबरा जाती है और सूसी को कहती है मेरे कुछ रीजंस है कि मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। सूसी यहाँ स्माइल करती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। इधर जिया जीजू के कमरे में चावल छीट रही होती है। यहाँ जीजू पहुँच जाता है। कहता है तुम क्या कर रही हो। जिया कहती है मैं तो प्रिंसेस सूसी के कहने पे हमारे कमरे से इविल स्पिरिट्स को हटाने के लिए चावल छिड़क रही थी। उसके बालों को झाड़ने लगती है और कहती है गलती से कुछ चावल यहाँ रह गए। जीजू कहता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है इसलिए तुम यहाँ खेल रही हो। जिया कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसके नेक पर से चावल हटाने लगती है। जिया की इन हरकतों से तो जीजू परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिया खुद से ही कहती है अपने पैलेस में रखा है ताकि मुझे टॉर्चर कर सके। इधर जीजू ने अब ईस्ट ऑफिस को संभाल लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। दाव को कुछ फाइल्स ढूंढने को कहता है। दाव कहता है यहाँ तो बहुत सारी फाइल्स, अकेला
कैसे ढूंढ पाऊंगा। जीजू यहाँ जिया की तरफ देखते हुए कह रहा है, जिया इसमें तुम्हारी मदद करेगी। शाम के 5 बजे से पहले मुझे वो फाइल्स चाहिए। जिया कहती है, पर मैं ये काम क्यों करूँ। जीजू कह रहा है, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा क्राउन प्रिंस मर्डर केस से बच जाए। अगर उसे बचाना चाहती हो तो मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करो। और अब मजबूरन जिया को भी के साथ उन फाइल्स को ढूंढने जाना पड़ता है। इधर टैंक कहता है, वो फाइल्स तो मुझे पहले ही मिल चुकी हैं, तो आप जिया को परेशान क्यों कर रहे हैं। जो कह रहा है ताकि उसका ध्यान क्राउन प्रिंस पे ना जाए, उसे बचाने के बारे में वो कुछ ना सोच पाए। इधर नैन्सी कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और जिया कहती है, नहीं मैं कर लूंगी। बेचारी की हालत खराब हो जाती है। बड़े मुश्किल से एक क्लू मिलता है जो कि वो दाव के हाथ जीजू को भिजवा देता है। और उसे देखकर तो जीजू हैरान होता है और खुद भागते हुए जिया के पास आता है। कहता है, ये क्या तुमने दिया है, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। फिर दाव एक बुक निकाल कर जिया को देता है। असल ये वही बुक है जिसे जीजू ने जिया को ढूंढने को कहा है। वो बुक उसने खुद ही रखा हुआ था। ये बात जिया पहले ही समझ चुकी थी, इसलिए वो दाव के हेल्प से इस बुक को हासिल कर लेती है। जिया के इस चालाकी से तो यहाँ जीजू हैरान होता है। वो गुस्से से दाव की तरफ देख रहा होता है और दाव कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। अब जिया जीजू को कहती है, आपका काम तो हो गया, मुझ पे थोड़ी दया दिखाएं, अब मुझे आराम करना है। इधर जिया जीजू को ड्रिंक ऑफर कर दी है। यहाँ जीजू को लगता है जिया उसे मारना चाहती है। माइनस ने कुछ मिलाया है। चुपके से ग्लासेस को चेंज कर देता है। जिया जैसे ही ड्रिंक कर दी वो बेहोश हो जाती है। जीजू तो हैरान होता है। टैंक कहता है, लड़की तो एक ही शिप वाइन में ड्रंक हो गई। जिया नशे की हालत में ही बोलती है, ड्रिंक होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए तो अपने लिए पानी रखा था, तुमने चीटिंग की। सुनकर तो जीजू और हैरान होता है। टैंक को कहता है, हर कोई मुझसे नफरत करता है, मुझे मारना चाहता है, ये भी मुझसे नफरत करती है और इसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, इसमें कुछ तो खास है। वो जिया को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। तो जिया की आंखें खुलती है। कल रात की बातें उसे याद आती है। तो लगता है कि ड्रंक हालत में जीजू उसे गोद में उठाकर कमरे में छोड़ने तो नहीं आया। खुद से कहती है, ये सब तो मूवीज में होता है। तभी पीछे से जीजू कहता, तुम जो कह रही हो यही सब कल रात हुआ था। जिया कहती है, तुम झूठ कह रहे हो। जीजू कहता है, ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, ये भी कि तुम क्राउन प्रिंस इतने करीब क्यों हो, कितनी केयर क्यों कर रही हो। जिया कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, तुम्हें वादा करना होगा, तुम मुझे मारोगे नहीं, तुम मुझे 1 महीने का टाइम दो, के बाद मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी मैं यहाँ क्यों हूँ। जीजू कहता है, ये तुम्हारी आखिरी बात है, जिसे मैं मान रहा हूँ, अब तक तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं करोगी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इधर जिया एक फॉर्चुनेट टेलर से बात कर रही होती है। फॉर्चुनेट टेलर उसे ठगने की कोशिश कर रहा होता है, पर यहाँ तो जिया खुद ही उसे कहती है कि वो दूसरे दुनिया से आई है। ये दुनिया एक नॉवेल है जिसे उसने ही लिखा है। उसकी इन अटपटी बातों से तो उस फॉर्चुनेट टेलर को लगता है कि जिया पागल है। जिया कहती है, एक तरफ वो जीजू नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती और दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को बचाना चाहती है। वो ये सब कैसे करे, अपने दुनिया में वापस कैसे जाए। फॉर्चुनेट टेलर तो बस अपनी मुंडी हिलाए जा रहा होता है और अब वो जिया को कहता है, अगर कोई तुमसे नफरत करे तो बुरा है, तो तुम उसके अंदर की बुराई और नफरत को ही खत्म कर दो। अब यहाँ जिया के दिमाग में आइडिया आता है। खाना लेकर जीजू का वेट कर रही होती है। जिया को ऐसे देखकर तो जीजू हैरान होता है। कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया कहती है, मैं बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। यहाँ वो जीजू को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर दी, हर छोटी छोटी चीज में उसकी हेल्प करने पहुँच जाती है। ये सब देख कर तो जीजू हैरान होता है। वो अपने कमरे में सोने आता है। जिया यहाँ भी पहुँच जाती है। जीजू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया कहती है, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने आई हूँ। जीजू कहता है, मैं तुम्हें कोई बच्चा लग रहा हूँ। जिया कहती है, अगर सुन लोगे तो इसमें तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा, कि तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। जीजू कहता है, ठीक है सुनाओ अपनी स्टोरी। और यहाँ तो जिया उसे बुद्धा के परित्याग की स्टोरी सुना रही होती है। इसी तरह की स्टोरी सुनाती है, इसमें लोग अपने अंदर की बुराई का त्याग कर देते हैं, बुरा से अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। जिया के इन सब बातों से तो वो इरिटेट हो जाता है। जिया कहती है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर किसी को प्यार करना चाहिए। ये बात सुनकर जीजू को बहुत गुस्सा आता है, यहाँ पे हाथ उठाने लग जाता है। जिया कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया 1 महीने तक तुम मुझे मारोगे नहीं। तो जीजू रुक जाता है। जिया जीजू का गुस्सा देखकर वहाँ से डरते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट डे वो फिर से जीजू को परेशान करने लगती है। हेल्प करने के बजाय वो उसका काम बढ़ाए जा रही होती है। इससे जीजू को काफी गुस्सा आता है। जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम इसी तरह मुझे परेशान करती रही, मैं अपना प्रॉमिस भूल जाऊंगा। बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिया कहते हैं, मुझे माफ कर दो, तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। पर यहाँ जिया अपने मन में ही कहती है, मैंने इन नॉवल में तुम्हें एक बहुत बुरा कैरेक्टर बनाया है, हमारे अंदर बहुत बुराइयां और नफरत डाली है। अगर मैं उन बुराइयों और नफरत को हमारे दिल से निकाल देती हूँ, तो तुम सबसे प्यार करने लगोगे, तुम कभी भी चीनू को मारना नहीं चाहोगे। इस तरह कहानी को एक अच्छी एंडिंग मिलेगी, मैं अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगी। इधर देखते हैं कि उन दोनों को दूर से क्राउन प्रिंस और नैन्सी देख रहे होते हैं। नैन्सी कहती है, कुछ वजहों से आजकल जिया जानबूझकर इस जीजू के करीब रह रही है। चीनू को तो लगता है कि जिया यानी कि प्रिंसेस लुआन जीजू को पसंद करती है,
इसलिए वो उसके साथ खुश है। और नैन्सी को कहता है जब तक जिया उसके साथ खुश है वो सेफ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद वो यही चाहती है, लेकिन यहाँ अंदर से जीनू को जिया और जीजू को एक साथ देखकर बुरा लग रहा होता है। जीनू के ऐसी बातों से नैन्सी भी हैरान होती है कि उससे तो लगा था जीनू जिया को पसंद करता है। जीनू जिया यहाँ से जा रहे होते हैं, अभी यहाँ जिया भी आ जाती है, जीनू को जाता हुआ दिखती है, कहती है मैंने अपने नॉवल के मेन लीड को कितना अच्छा बनाया है। तभी यहाँ जीजू आ जाता है, कहता है किससे देख रही हो तुम, तुम्हारा क्राउन प्रिंस तो नहीं? जया कहती है वहाँ कोई नहीं है, कहता तुम्हारे बारे में कह रही थी कि तुम कितने अच्छे हो। और ऐसे इधर फ्रैंक की मदर कहती है मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है मिस्टर वेई की बड़ी बेटी बेटिंग से। फ्रैंक कहता है मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो उसे जानता भी नहीं। मॉम कहती है मैं तुमसे पूछ नहीं रही बल्कि मैं तुम्हें अपना फैसला बता रही हूँ। इधर एंगेजमेंट पार्टी में जाने का इनविटेशन जीजू को मिला है, वो भी उसे अपनी वाइफ के साथ जाना है। और तभी यहाँ सूजी आ जाती है, कहती है भाई आप किसके साथ जाने वाले हो, तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे साथ है ही नहीं, अगर तुम नहीं गए अपनी वाइफ के साथ तो पिताजी बहुत ही गुस्सा होंगे। जीजू अपने मन में ही कहता है फ्रैंक की मॉम ने ये जानबूझकर किया है ताकि सबको पता चले मेरी वाइफ पैलेस में है ही नहीं और मैं उसका ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। यहाँ वो जिया को कहता है कि तुम मेरे साथ मेरी वाइफ प्रिंसेस लुयांग एंगेजमेंट पार्टी में जाने वाली हो। जिया पैलेस तो जाना चाहती है पर इस तरह नहीं, वो मना करने लगती है। पर जीजू कहता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिया को तैयार किया जाता है, यहाँ जिया नोटिस करती है जीजू ने उसके लिए जो सर्वेंट रखे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन पे नजर रखने के लिए है। अगर उसने कोई भी गड़बड़ की जीजू पल भर में उसे मरवा सकता है। जिया तैयार होकर बाहर आती है, पल भर के लिए तो जीजू उसे देखता ही रह जाता है। जिया कहती है मैं कैसी लग रही हूँ? जीजू कहता है बिल्कुल बदसूरत। ये सुनकर जिया को गुस्सा आता है, अभी दोनों अंदर बैठ जाता है। जिया कहती है थोड़ी जगह मुझे भी दो। जीजू इतने गुस्से से उसे घूरता है, वो नीचे ही बैठ जाती है। और यहाँ जिया अपने मन में ही कहती है थैंक गॉड इस खड़ूस को पता नहीं मैं इसकी रियल वाइफ हूँ, ना तो ये मुझे और भी ज्यादा टॉर्चर करेगा। सर जीजू की नजर तो जिया पर से हट ही नहीं रही होती। जिया जीजू को कहती है तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है? जीजू कहता है हम जैसी तो बिल्कुल नहीं। जैसे गैरेज रुकता है जिया उतरने लगती है, जीजू उसे रोकर कहता है आज तो मेरी वाइफ हो, अच्छे से डिसिप्लिन में रहना, गलतियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं। और पहले खुद उतरता है, उसके बाद जिया को उतरने देता है। इधर रीतिंग को देखता है जिससे कि फ्रैंक की शादी तय हुई है, बहुत ही काइंड हार्टेड और स्वीट नेचर की होती है। इधर जीजू जिया के साथ एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ जिया की मुलाकात वेटिंग से होती है। यहाँ जिया अपने मन में सोच रही होती है इसने तो नॉवल में लिखा था एंगेजमेंट पार्टी के दौरान ही वेटिंग एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है, इसकी मौत हो जाती है। आज वो ये सब नहीं होने देगी, ये सब करने वाला इंसान जीजू होता है। वो हर हाल में आज इस इंसिडेंट को रोके रहेगी, बहाना बनाकर बाहर निकल आती है। यहाँ मेड भी उसके पीछे आती है। जिया फिर से सारी बनी डिशेस को डस्टबिन में डाल देती है कि इसे खाने के बाद ही वेटिंग एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। इधर सूजी चैंग से मिलती है। सूजी ने चैंग के बारे में सब कुछ पता करवा लिया होता है। चैंग को कहती है तुम तो बहुत ही टैलेंटेड फिजिशियन हो, उसकी तारीफ करने लगती है। चैंग मुस्कुराते हुए कहता है तुम आज मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? सूजी कहती है इसमें मेरी गलती नहीं, तुम हो ही ऐसे। चैंग कहता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? सूजी कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यहाँ चैंग चाहती हूँ। यहाँ चैंग अचानक सूजी की सारी मेमोरी को मिटा देता है, वो उससे मिली थी और कहता है मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। अब इसके पीछे क्या वजह है वो तो हमें कहानी में आके पता चलेगी। चैंग यहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ जिया आती है, सूजी को कहती है तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सूजी को होश आता है, कहती है पता नहीं। यहाँ उसे एक बहुत ही प्यारे से स्मेल का एहसास होता है। फिर जिया कहती है हमें चलना चाहिए। फिर जीजू जिया को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। जीनू की मॉम यानी कि एम्प्रेस जिया से मिलकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि जिया उनकी नीस भी है। इधर फ्रैंक की मॉम कह रही है कि प्रिंसेस लुआन नहीं हो सकती, शादी के इतने दिनों बाद ही ये हमें क्यों दिखी? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बदल चुकी है, फेक प्रिंसेस हो। पर इम्प्रेस कहती है कि मैं अपने भतीजी को जानती हूँ। लेकिन फ्रैंक की मॉम कहती है अगर ये रियल प्रिंसेस लुआन है इसे प्रूफ करना चाहिए, इसे कहिए फूड डायनेस्टी का सबसे फेमस डांस करके दिखाए। अब यहाँ तो जीजू जिया दोनों ही घबरा जाते हैं, उनका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन तभी जिया के दिमाग में आइडिया आता है, यहाँ वो डांस करने के लिए अपने साथ क्राउन प्रिंस को इनवाइट कर दिया। ये देखकर तो सारे लोग हैरान होते हैं। यहाँ पता चलता है जिया ने वैवे से डांस सीखा था, उस वक्त चीनू भी उनके साथ ही था। चीनू ये बात समझ आता है। यहाँ वो जिया और जीनू यहाँ बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। साथ में देखकर तो यहाँ जीजू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ सारे दरबारी बात कर रहे होते हैं प्रिंसेस लुआंग तो प्रिंस जीजू की वाइफ है, के बावजूद वो क्राउन प्रिंस के साथ डांस कर रही है। इधर
फू का तो सारा प्लान बेकार हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही जानती है कि जिया रियल प्रिंसेस नहीं है। सबके सामने ये सच्चाई लाना चाहती थी। प्रिंस जीजू ने अपनी वाइफ को मार दिया कि एम्पायर से सजा दे सके। तो एंगेजमेंट पार्टी शुरू होती है। फैंग और वेडिंग को बुलाया जाता है। तभी अचानक से वेडिंग की तबीयत खराब होने लगती है और वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। ये देखकर तो यहाँ सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फैंग बहुत ही डर जाता है। जिया वेडिंग को मरने से रोकना चाहती है, उसके पास जाने लगती है लेकिन जीजू उसे पकड़ लेता है। के बावजूद जिया वेडिंग के पास चली जाती है। वेडिंग जिया की गर्दन पकड़ लेती है, उसे मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ जीजू जिया को बचा लेता है। एम्पायर जीजू को इस मामले की जांच करने को कहता है। यहाँ एम्पायर उस वक्त को याद करते हैं उनके बर्थडे पार्टी के दौरान उनके सेकंड वाइफ यानी कि जीजू की मॉम के लिए डांस कर रही थी। अचानक वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। जीजू की मॉम से बहुत ही प्यार करते थे। उनके मौत का आज तक उन्हें अफसोस है। इधर टैंग प्रिंस जीजू को कहता है मैंने जिया के बारे में सब कुछ पता लगवाया है, वही प्रिंसेस लुआन है। जीजू कहता है इसका मतलब मेरी रियल वाइफ है। टैंग कहता है तो अब आप क्या करने वाले हैं? प्रिंसेस के बिहेवियर से लगता है कि वो आपसे डरती हैं, इसलिए तो उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी को आपसे छुपा के रखी है। जीजू उस वक्त को याद करता है जब लास्ट नाइट जिया बहुत ही ड्रंक थी। जिया जीजू को कहती है तुम बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड हो, तुम इतने एरोगेंट क्यों हो? अपनी क्यूट हरकतों से वो जीजू को परेशान कर रही थी। जीजू टैंग को कहता है जिया को ये बात पता ना चले कि मैं उसके बारे में जान चुका हूँ। पहले हम इस केस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस मुद्दे को देखेंगे। इन्हें पता चलता है कि वेटिंग की मौत हो चुकी है। वेटिंग की मौत से जिया को बहुत ही दुख होता है। यहाँ तो वो यही सोच रही है वेटिंग को जीजू ने मारा है। जिया पूरी तरह से सहम जाती है। जीजू कहता है हमें क्या लगता है किसने मारा होगा इसे? जिया कहती है तुम सच में ये मुझसे सुनना चाहते हो? तुम नहीं जानते किसे किसने मारा? जिया के बात करने के तरीके से जो समझ जाता है जिया उसे क्या कहना चाहती है, उससे बहुत ही दुख होता है। जिया उसके बारे में इतना बुरा सोचती है। इधर पूछताछ से इन्हें पता चलता है वेडिंग को तो प्रिजन में लॉक कर दिया गया था। उस दौरान प्रिंस फैंग के रेसिडेंस से कुछ सामान आया कि मॉन्स्टर को रोका जा सके। उसके कुछ देर बाद ही वेडिंग के चिल्लाने की आवाज आई। जब सैनिकों ने भीतर जाकर देखा तो वेडिंग मर चुकी थी। जीजू कहता है इसका मतलब वेडिंग को प्रिंस फैंग ने मारा है। यहाँ जिया अपने मन में कह दे हमने खुद वेडिंग को मारा है। इल्जाम फैंग पे लगा रहे हो। जो उसके करीब आता है और कहता है तो मुझे कुछ कहना चाहती हो या मुझसे कुछ छुपा रही हो? जिया पूरी तरह से घबरा जाती है। जिया कहती है तुम्हें मेरे करीब आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी रियल वाइफ नहीं हूँ। जीजू अपने मन में कहता है आखिर तुम अपनी रियल आइडेंटिटी मुझसे छुपा क्यों रही हो? इधर वेडिंग के फादर वेडिंग के मौत से बहुत ही दुखी होते हैं। वेडिंग उनकी सबसे प्यारी डॉटर थी जिसे कि वो बहुत ही प्यार करते थे। इधर सोसी चैंग से मिलती है। कहता है बहुत दिनों बाद हम मिले। सोसी कहती है तुम झूठ कह रहे हो, हम कल मिल चुके हैं। चैंग हैरान होता है मैंने तो इसकी मेमोरी मिटा दी थी। सोसी कहती है ले तुमने मेरी यादें मिटा दी, तुम अपनी फ्रेग्रेंस वहाँ से मिटा नहीं पाए। तुम्हारी स्मेल मुझे अच्छे से याद है। उससे तो चैंग हैरान होता है। सोसी चैंग के पास जाती है और उसे स्मेल कर दी है। चैंग कहता है तो तुम ये जान चुकी हो, तुम जानना नहीं चाहती मैंने तुम्हारी मेमोरी क्यों मिटाई? सोसी कह रही है अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख पाती हूँ ये मेरे लिए काफी है और ऐसा करने के पीछे जरूर तुम्हारे पास कोई वजह होगी। चैंग उसे थैंक्स करता है। यहाँ सोसी दोबारा से उसकी तारीफ करने लगती है। चैंग स्माइल करते हुए कहता है हमेशा मेरी तारीफ क्यों कर दी हो? यहाँ सोसी थोड़ी शर्मा जाती है। इधर जिया छुप कर इन दोनों को देख रही होती है। इधर जीजू एम्पायर को बताता है कि वेटिंग की मौत किस तरह हुई। फैंग की मॉम कहती है तुम अब मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो, उस पर वेटिंग की मौत का इल्जाम लगा रहे हो। जीजू कहता है जो सच है मैंने वही सबको बताया है। इधर जेनू की मॉम उसे कहती है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जेनू कहता है आपकी हर बात मानता हूँ, आप अचानक से ये बातें क्यों कर रही हैं? पता चलता है कि इम्प्रेस ने लास्ट टाइम नोट किया था जीनू के दिल में जिया के लिए फीलिंग्स है। वो जानती है कि जिया प्रिंस जीजू की वाइफ है। वो नहीं चाहती कि जीनू का आगे जाकर दिल दुखे। इधर अब क्राउन प्रिंस को भी सारी बात पता चल चुकी है। जीजू को कहता है हम सब भाई हैं, तुम फैंग पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? जीजू कहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट जीनू को कहता है प्रिंस जीजू कितने एरोगेंट है, उन्हें अपनी फैमिली वालों की कोई फिक्र नहीं, यहाँ तक कि अपने भाई की भी नहीं। जीनू कहता है इसकी वजह भी हम लोग ही हैं, हमने ही उसे ऐसा बना दिया है। इधर जिया बहुत ही खुश होती है चैंग और सूसी के लिए, क्योंकि नॉवल में उन दोनों के रिलेशन के बारे में उसने जैसा लिखा था बिल्कुल उसी तरह उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रही है। तभी यहाँ सूजी भी आ जाती है। कहती है तुम क्या सोच रही हो? जिया कहती है तुम चैंग को इतना अटेंशन क्यों देती हो? सूजी स्माइल करती हुए कहती है क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल है। जिया कहती है उसमें क्या स्पेशल है? सूजी कहती है तुम नहीं समझ सकती,
और अब जिया सूसी को कहती है मैं जीजू के पैलेस से जाना चाहती हूँ, उसके साथ नहीं रहना। सूसी कहती है इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि भाई बहुत ही गुस्से वाले हैं। तब यहाँ जीजू आ जाता है। जिया को कहता है तुम क्या कह रही थी। सूसी तो डरकर कोने में खड़ी हो जाती है। जिया बड़ी हिम्मत करके जीजू को कहती है कि मैं तुम्हारे पैलेस से जाना चाहती हूँ। ये सुनकर जीजू को बहुत ही गुस्सा आता है। सूसी जीजू को कहती है जिया को गलत मत समझो, क्राउन प्रिंस के साथ नहीं रहना चाहती, वो तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारे पैलेस से जाना चाहती है। इधर सूसी जिया के साथ होती है। तभी यहाँ पर जेनू आ जाता है। जिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेनू कहता है मेरी बहन बहुत ही शरारती हो गई है, इसलिए तो इसने मुझे यहाँ बुलाया, बताया नहीं कि तुम भी आने वाली हो। और अब यहाँ जिया जेनू के साथ मिलकर यहाँ पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर बेटिंग की मौत कैसे हुई होगी। इधर चैंग नैन्सी को बताता है बेटिंग को कुछ मेडिसिन दिए गए थे, इसके कारण वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। उस मेडिसिन के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। और यहाँ नैन्सी सबको बता दिया कि वेटिंग को डेमन पर्सन दिया गया था, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। उसके बाद किसी ने प्रिजन के अंदर उसे मार दिया। ये सुनकर तो सब हैरान होते हैं। जीनू जीजू को कहता है इसका मतलब कि जिस तरह वेटिंग की मौत हुई, तुम्हारी मॉम को भी इसी तरह से मारा गया था, तुम्हारी मॉम कोई मॉन्स्टर नहीं थी। यहाँ जीजू कहता है इसका फैसला एम्पेरियर करेंगे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इधर जेनो और नैन्सी एक साथ केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इन दोनों को साथ में देखकर तो यहाँ जिया बहुत ही खुश होती है। फाइनली उसके नॉवल के मेल लीड और फीमेल लीड दूसरे के करीब आ रहे हैं। वो छुपकर उन्हें देख रही होती है, लेकिन यहाँ जीनू की नजर इस पे पड़ जाती है। और यहाँ तभी जीजू आ जाता है। जिया को कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। कहती है तुम कहीं भी क्यों टपक जाते हो, तुम थोड़ी देर बाद आते तो क्या हो जाता। जीजू कहता है ये मेरा पैलेस है, कहीं भी आ जा सकता हूँ। और तभी यहाँ टैंक आ जाता है। इन दोनों को बताता है वेटिंग को डेमन पर्सन देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि फैंग की मॉम यानी कि मिस फू है। उन्होंने ही अपने सर्वेंट के जरिए वेटिंग को वो डेमन पर्सन दिया। और तभी यहाँ जीनो नैन्सी के साथ आ जाता है। जिया को कहता है तुम सूसी के साथ रहने वाली हो तो मैं तुम्हें उसके पैलेस तक छोड़ आता हूँ। और ये सब देखकर जीजू वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब जिया यहाँ सोने का नाटक कर रही होती है। इन दोनों को बात करता हुआ देखने मन में ही कह रही है जब तक तुम दोनों की लव स्टोरी शुरू नहीं होती मेरा नॉवल कभी कंप्लीट नहीं होगा। पर यहाँ जीनू और नैन्सी दोनों ही जिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो कितने शरारती है। यहाँ जिया अपने मन में कहती है तुम दोनों मेरे बारे में ही बात क्यों कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोचो। इधर देखते हैं कि जीजू इम्पेरियर को यानी कि अपने फादर को कहता है मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मेरी मॉम की मौत कैसे हुई थी, एक मॉन्स्टर में क्यों तब्दील हो गई थी। ये सब फैंग की मॉम ने किया था और उन्होंने ही वेटिंग को भी मारा है। यहाँ किंग जीजू को कहते हैं मैं ये सब जान चुका हूँ, हमारी मॉम के मौत का दुख मुझे आज भी है, मैं भी उनकी मौत का बदला चाहता हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं फैंग की मॉम को सजा नहीं दे सकता। जीजू कहता है पर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप मेरी मॉम की मौत भूल गए, आप उनसे प्यार नहीं करते थे। एम्पेरियर कहता है फू फैमिली हमारी मिलिट्री को सपोर्ट कर रही है, अगर मैं फैंग की मॉम को सजा देता हूँ सैनिक विद्रोह कर देंगे, पूरा लियांग खतरे में आ जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को ना उठाओ, वक्त आने पर मैं फू को सजा जरूर दूंगा। पर अपने पिता की इन बातों से जीजू को बहुत ही दुख होता है, वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ जीजू तय करता है कि वो पूरी मिलिट्री को अपने कब्जे में ले लेगा, पूरी फू फैमिली को बर्बाद कर देगा, अपने मॉम की मौत का बदला लेकर रहेगा। और अब इधर एम्पेरियर क्राउन प्रिंस जीनू को कहता है मैं जानता हूँ जीजू अपने मॉम की मौत का बदला लेना चाहता है, वो फू फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसे रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहाँ जीनू को भी बुरा लगता है जीजू के लिए, किंग सबको जानते हुए भी इस फू को सजा नहीं दे रहा है। अब इधर चैंग जीजू को कहता है हमारे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या आप तुम अपनी मॉम की मौत का बदला नहीं लोगे, हमने सालों तक इसके लिए बहुत कुछ किया है, आखिरी मोमेंट पे तुम इस तरह रुक जाओगे। यहाँ पता चलता है कि बचपन से ही दोनों के साथ बहुत कुछ बुरा होता आया है। टैंक की फैमिली को भी फू फैमिली ने बर्बाद कर दी, पेरेंट्स को मार दिया, बचपन में उसे बहुत ही टॉर्चर भी किया था और जीजू की मॉम को मारने के साथ इस फू ने उसे भी बचपन से टॉर्चर किया था, इसलिए ये दोनों साथ मिलकर पूरी फू फैमिली से बदला लेना चाहते हैं। इधर जिया हर तरफ जीजू को ढूंढ रही होती है, तभी जीजू उसे अपने साथ ऊपर छत पे ले आता है। या तो पूरी तरह से डर जाती है, जीजू को कहती है अगर मैं नीचे करके मर जाती तो
जीजू कहता है तुम गिरी तो नहीं। यहाँ वो बहुत ही उदास दिख रहा होता है, ड्रिंक भी कर रहा होता है, इसलिए जिया उसे ज्यादा परेशान नहीं करती। जिया समझ जाती है कि जीजू अपने मॉम को मिस कर रहा है। उनकी मौत का बदला नहीं ले पाने की वजह से वो गुस्से में है। जीजू कहता है मैं बहुत ही बुरा हूँ, इसलिए तुम मुझसे डरती हो। जिया कहती है ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले बुरे नहीं हो, मैंने भी बहुत सारी बुरी चीजें की है, मैं कोई संत थोड़ी ना हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। जीजू कहता है मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मेरी मॉम थी, कि अब मेरे पास नहीं है, अब तो मैं उनकी मौत का बदला भी नहीं ले पाया हूँ। इसी तरह बातें करते हुए ये दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं। फिर चैंग नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उस इंसान को मारने ही वाला होता है, देखता है ये तो सूजी होती है तो रुक जाता है। चैंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरा पीछा क्यों कर रही थी। सूजी कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती थी। चैंग कहता है मुझे यहाँ से जाना है, पर सूजी उसे रोक लेती है और कहती है तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। चैंग कहता है प्रिंसेस आपको नहीं लगता आपको इस तरह देखकर आपके बारे में लोग गलत सोचेंगे। सूजी कहती है तुम क्या सोचते हो, सिर्फ इससे ही मुझे फर्क पड़ता है, ऐसे आज तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो। चैंग उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर जिया जा रही होती है तभी टैंग उसे थैंक्स करता है। यह हैरान होती है, कहती है तुम मुझे थैंक्स क्यों कर रहे हो। टैंग कहता है क्योंकि प्रिंस जीजू बहुत ही परेशान और उदास थे, इस वक्त में आप उसके साथ थी। जिया कहती है तुम्हारा प्रिंस बहुत ही खतरनाक और एरोगेंट है, उससे डरती हूँ इसलिए मैं उसके साथ थी, अगर मैं उसके साथ नहीं जाती तो वो मुझे मार देता। टैंग कहता है आप प्रिंस के बारे में गलत सोच रही हैं, वो बिल्कुल भी बुरे नहीं है। लियांग में उनके बारे में बहुत बुरे रूमर्स फैले हैं कि वो बहुत ही खूंखार है, लोगों को मार देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंस तो बहुत ही अच्छे हैं, आज तक उन्होंने किसी भी इनोसेंट को नहीं मारा है। वो तो इस बात पे भी ध्यान नहीं देते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए तो अपने बारे में बुरे फैले रूमर्स को उन्होंने कभी क्लियर नहीं किया। यह कहती है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे प्रिंस को देखा है तो मेट्स को मारते हुए, क्योंकि प्रिंसेस लुआंग के थे। टैंग कहता है आपने गलत देखा होगा, दोनों मेट्स ने तो सुसाइड किया था, प्रिंस जीजू ने कुछ भी गलत नहीं किया है। बचपन से ही उन्हें बहुत सारी मुसीबतों को अकेले ही झेलना पड़ा और अब वो अपने मॉम की मौत का बदला लेना चाहते हैं। जीजू के बारे में ऐसी बातें सुनकर तो जिया पूरी तरह से शॉक थी। उसके नॉवेल का विलन रियल लाइफ में बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है। इसे मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। जिया क्राउन प्रिंस को इनवाइट कर दिया। इधर सोसी चैंग को इनवाइट करने आती है। चैंग तो मना कर देता है। जिया उसे इनविटेशन कार्ड देकर स्माइल करते हुए कहती है तुम जरूर आना और चली जाती है। चैंग भी स्माइल कर रहा होता है। रात में सारे लोग एक जगह जमा होते हैं। जिया कहती है आज की होस्ट मैं हूँ। ये लोग अपने बचपन के मोमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। सोसी कहती है मैं अपने तीनों भाइयों के साथ लुका छिपी खेलती थी। चीनू कहता है हाँ तुम मुझे ढूंढ नहीं पाती थी। उसी कहती है नहीं मैं जीजू को नहीं ढूंढ पाती थी। इसी तरह ये लोग बातें करते हैं। अब ये सब लुका छिपी का खेल शुरू करते हैं। सारे लोग इधर उधर छुप जाते हैं। नैन्सी चीनू के साथ छुपी होती है। इधर सूसी भी चैंग को ढूंढ रही होती है। फ्रैंक भी छुप गया होता है। इधर फ्रैंक को देखता है जैसे कि अपने बचपन की एक याद आती है। उसके मॉम जीजू की मॉम को एक मॉन्स्टर में तब्दील करके मारना चाहती है। चारे ने सब कुछ ये बचपन में देख लिया था। वो इतना सहम गया था कि उसकी यादों से ये मिट चुका था। अचानक से आज वो सारी यादें वापस आ चुकी हैं। डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं सूसी रो रही होती क्योंकि फैंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। हर तरफ सारे लोग फैंग को ढूंढ रहे होते हैं। इधर चैंग जीजू को कहता है आजकल मैं नोट कर रहा हूँ हमारा ध्यान हमारे बदले के बजाय किसी और चीज पे है। जीजू कहता है मेरी पूरी लाइफ सिर्फ बदले के लिए नहीं है। चैंग कहता है इसका क्या मतलब है। जीजू कहता है अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के बाद मैं जिया के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। इधर ये लोग फैंग को ढूंढ रहे होते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते ये सब अपना वेश बदल कर एक जगह पे आ जाते हैं। जिया एक ब्लाइंड गर्ल होने की एक्टिंग करती है। यहाँ सिर्फ जिया को ही अंदर जाने दिया जाता है। जिया बड़ी ही मुश्किल से फैंग को ढूंढ लेती है। इधर जीजू बहुत ही गुस्से में होता है। अपने बचपन के मोमेंट्स याद कर रहा होता है। उसे टॉर्चर किया जा रहा था। फैंग जिया को देखकर बहुत ही खुश होता है। जिया को कहता है मुझे मालूम था मेरे दोनों भाई मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। क्या जीजू यहाँ आ चुका है। यहाँ जिया अपने मन में ही कह रही है तुम्हारे भाई ने ही तो तुम्हें किडनैप करवाया है, फिर भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हें छुड़ाने आएगा। वो फैंग को सच नहीं बताती। फैंग कहता है बचपन में जीजू के साथ बहुत सी बुरी चीजें हुई। उसका बड़ा भाई हूँ, उसके बावजूद मैंने उसे नहीं संभाला। जिया फैंग के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर इन दोनों को ही पकड़ लिया जाता है। इधर अब जीजू को पता चलता है फैंग को बचाने के लिए जिया भी गई है। इससे तो वो हैरान होता है। यहाँ वो फैंग पे गुस्सा होता है तुमने जिया को जाने से रोका क्यों नहीं, मुझे उसे बचाने जाना होगा। पर यहाँ चैंग उसे रोकता है। कहता है तुम उसे बचाने गए हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा, हम फू फैमिली से बदला नहीं ले पाएंगे। जो कहता है मुझे हर हाल में जिया को बचाना है।
तो चैंग उसे रोकने लगता है। इन दोनों के बीच लड़ाई भी होती है। चैंग कहता है तुम्हें जिया जैसी कई लड़कियां मिल जाएंगी, उसके लिए तुम हमारे बदले को भूल रहे हो। जीजू कहता है जिया मेरी वाइफ है, मुझे हर हाल में उसे बचाना है, और वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ चैंग को बहुत ही बुरा लगता है। उसके बचपन की दोस्ती को देखा करके जीजू जिया को बचाने जा रहा है। इस तरह उनका बदला भी पूरा नहीं हो पाए। इसी के साथ ही इधर जेनू और नैन्सी जिया और फैंग को ढूंढ रहे होते हैं। आखिरकार उन्हें जिया और फैंग मिल ही जाते हैं। फैंग जेनू को कहता है मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, तुम लोगों के साथ जीजू क्यों नहीं है। जेनू इसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। जेनू अपने लोगों को मैसेज देता है कि वो उन्हें बचाने के लिए आ जाए। तभी यहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं। जिया और फैंग, नैन्सी और जेनू ये सब अलग अलग रास्तों में भागते हैं। इधर निंग को पता चलता है कि फैंग भाग चुका है। दरअसल ये मिस फू का भाई है और ये फैंग को ही किडनैप करके अपने कुछ शर्तों को इनसे पूरा करवाना चाहता है। सैनिकों को कहता है कि मुझे फैंग हर हाल में वापस चाहिए। इधर फैंग और जिया भी रास्ते में अलग हो जाते हैं। यहाँ फैंग पे कुछ लोग हमला कर देते हैं। फैंग बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। यहाँ से बचाने जीजू भी आ जाता है, उन लोगों से लड़ाई करता है। जब वो फैंग के पास आता है, फैंग की हालत बहुत ही खराब होती है। फैंग जीजू को कहता है मुझे यकीन था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, कुछ भी हो जाए तुम मेरे भाई हो, पर मुझे माफ कर देना, बचपन में मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को मारा, इसका जिम्मेदार भी कहीं न कहीं मैं ही था। शायद मेरी जान से तुम्हारा बदला पूरा हो जाए, प्लीज मेरी मॉम को मारना मत। यहाँ ये दोनों भाई इमोशनल होते हैं। इसी के साथ फैंग की जान चली जाती है, उसकी मौत हो जाती है। जो उसके सीने से उस चाकू को निकालने लगता है। तभी यहाँ जिया से इस तरह देख लेती है, उसे लगता है कि फैंग को जीजू ने मारा है। जीजू उसके पास आता है, कहता है क्या तुम ठीक हो। जिया कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने अपने भाई को मार दिया। वो भाई जो कि इस उम्मीद में था कि तुम उसे बचाने आओगे, उसे अपने ही हाथों से मार दिया। जीजू उसे सच बताने की कोशिश करता है। जिया उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती। वो जिया को अपनी गोद में उठा ले, कहता है यहाँ बहुत ही खतरा है। फिर जीनू और नैन्सी भी हर तरफ जिया और फैंग को अब ढूंढ रहे होते हैं, और नैन्सी इंसर्ट होती है। जीनू अपने सैनिकों को कहता है कि वो नैन्सी को पहले ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाए। यहाँ जिया के पैरों में मोच आई होती है, जो उसके पैरों को ठीक करता है। जिया इतनी जोर से चिल्लाती है। जीजू कहता है नाटक बंद करो, तुम्हारा पैर ठीक हो चुका है। जिया कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, वहाँ से जाने लगती है। जीजू कहता है यहाँ बहुत ही खतरा है। तभी कुछ लोग इन पे हमला कर देते हैं। इधर जीनू को अब फैंग मिल जाता है, पर उसे मरा हुआ देख पूरी तरह से टूट जाता है। अपने भाई की मौत से वो बहुत ही दुखी होता है। फिर जिया और जीजू भाग रहे होते हैं, पर रास्ता खत्म हो चुका है। इनके आगे खाई है, पीछे इनके दुश्मन खड़े हैं जो इनकी जान लेना चाहते हैं। जीजू निंग को कहता है एम्पायर को पता चल गया कि तुमने प्रिंस फैंग को मारा है और मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। लेकिन निंग कहता है तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे तब तो किसी को बताओगे। इन दोनों पे हमला कर देता है। जीजू के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो जिया के साथ खाई में ही कूद जाता है। और तभी यहाँ जीनू भी पहुंच जाता है। निंग को कहता है बताओ मेरे भाई कहाँ हैं, तुमने क्या किया जीजू के साथ। निंग कहता है तुम्हारे दो भाई तो मर चुके हैं, तुम्हारी बारी है। और अब यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर एक नकाबपोश आदमी को दिखते हैं, और यही मेन विलन है जिसने की फैंग को मरवाया और जीजू को भी मारना चाहता है। उसका चेहरा नहीं दिखाया चाहता। इधर जिया की आंखें खुलती है, जीजू भी उसके साथ ही होता है। उसे सारी बात याद आती है कि कैसे वो खाई से नीचे गिरे थे। जिया जीजू को उठाने की कोशिश करती है, पर वो बेहोश होता है। फिर उसे आहट सुनाई पड़ी, कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। जिया समझ आती है कि ये वही लोग हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। वो बड़ी मुश्किल से जीजू को अपनी पीठ पे उठाकर वहाँ से भाग रही होती है। यहाँ जीजू की आंखें खुलती है। सामने जिया को देखकर वो खुश होता है। जिया ने उसकी जान बचाई। पल भर में उसे एहसास होता है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इससे तो वह हैरान होता है। जिया को कहता है ये क्या किया है तुमने। जिया कह रही है बहुत ही खतरनाक हो, मैंने देख लिया है कि तुमने अपने भाई फैंग को मारा है, तो मुझे भी ना मार दो। तो ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए किया। और अब वो जीजू को खाने के लिए कुछ कीड़े देती है। जीजू तो पूरी तरह से शौक होता है, कहता है पागल लड़की, तुम्हें कोई जानवर दिख रहा हो जो इन कीड़ों को खाऊंगा। क्या कहते इसमें क्या बुराई है। यहाँ जीजू की तबीयत बहुत ही खराब हो रही होती है। जिया देखती है जीजू को बहुत ही तेज फीवर होता है। वो उसके लिए दवाई लेने बाहर आ जाती है, और तभी यहाँ कुछ बुरे सैनिक उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। जिया को कहते हैं हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, इसलिए मैं प्रिंस जीजू का पता बता दो कि वो कहाँ है। जिया पूरी तरह से घबरा जाती है। इधर चैंग और टैंग ये सब दूर से ही देख रहे होते हैं। यहाँ जिया के दिमाग में आइडिया आता है, वो इन लोगों को जीजू का पता तो बता देती है। इधर चैंग और टैंग दोनों ही जीजू को ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। टैंग जल्दी से जीजू को दवाई देता है, उससे लेकर यहाँ से जाने लगता है। जीजू कहता है कि जिया कहाँ है। ये सुनकर चैंग को गुस्सा आता है, कहता है तुम उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं है। इसने उन सैनिकों को तुम्हारा पता बता दिया, इसी पते से हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं।
ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान कुर्बानी देना बेहतर समझा। जीजू कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जिया खतरे में है, मुझे उसे बचाने के लिए जाना है। अब इधर जिया को ये सैनिक मारने ही वाला होता है। जीजू सही टाइम पे पहुंच जाता है, जिया को बचा लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ जिया को हल्की चोट आ जाती है। जीजू तैंग को कहता है इसे मारना मत, भी हमें पता लगाना आखिर इसका बॉस कौन है। और तभी यहाँ जिया बेहोश होने लगती है। जीजू कहता है क्या हुआ तुम्हें। यहाँ जीनू पहुंच जाता है, जीजू को जिया से दूर हटाता है, कहता है पहले तुमने फैंग को मारा, तुम जिया को भी मारना चाहते हो, उससे दूर रहना। जीनू कहता है तुमने फैंक को क्यों मारा, तो हमारा भाई था। जीजू कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझ पे कभी यकीन नहीं करोगे, तुमने सब कुछ पहले ही मान लिया है, मेरा कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। जिया की हालत खराब हो रही होती है। टैंग बताता है कि जिया पे जिस तलवार से बाहर किया गया था उसमें जहर था। टैंग कहता है अगर जल्दी से जहर को रोका नहीं गया ये जिया की पूरी बॉडी में फैल जाएगी, फिर जिया को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ तो जीजू खुद जिया की बॉडी से पर्सन को निकालने लग जाता है। देखकर तो सब हैरान होते हैं, जीजू जिया की इतने फिक्र कर रहा है। इधर चैंग कहता है कि हम जिया को कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, अगर इसे देने के बाद जिया को होश आ गया तो ठीक है, वरना जिया नहीं बच पाएगी क्योंकि जो पॉइजन उसे दिया गया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जीनू जिया को मेडिसिन देता है, जिया तो मेडिसिन ले ही नहीं रही होती। चैंग कहता है हर हाल में जिया को ये दवाई पिलानी होगी। यहाँ जीजू खुद ही इस मेडिसिन को पीता है और वो जिया को माउथ टू माउथ वो मेडिसिन देता है। ये सब देखकर तो सब लोग हैरान होते हैं। जहर का असर जीजू पे भी होने लगता है, उसकी भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। चैंग जीजू का ट्रीटमेंट करता है। जीजू को जैसे ही होश आता है जिया को देखने के लिए जाने लगता है। चैंग उसे रोकता है, कहता है तुम खुद बहुत ही बीमार हो चुके हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। पर जीजू चैंग को कहता है हाल में जिया को बचा लो। इधर जीजू जिया के साथ होता है। जिया अभी भी अनकॉन्शियस होती है। वो बड़बड़ाते हुए कह रही थी अगर मुझे मौका मिला जीजू फैंग जीनू मैं तुम लोगों के बारे में अच्छे से लिखूंगी। जीजू को यहाँ जिया की बातें समझ में नहीं आती। इधर सोसी को फैंग के मौत के बारे में पता चलता है। अपने भाई की मौत से वो बहुत ही दुखी हो जाती है। इधर मिस फू को भी पता चलता है उनका बेटा मर चुका है तो पर्दा से टूट जाती है। जब उन्हें पता चलता है फैंग को जीजू ने मारा है, वो कहते हैं वो जीजू को छोड़ेंगी नहीं, अपने हाथों से जीजू को मारेंगी। और यहाँ एम्पायर उन्हें रोक देते हैं। इधर जिया को होश आता है। नैन्सी कहती है आप तुम बिल्कुल ठीक हो, जिया को तो कुछ याद ही नहीं होता। इधर टैंग जीजू को कहता है आज आप कुछ अलग लग रहे हैं। उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया होता है और अब वो एम्पायर के सामने आता है। फॉरेस्ट में जो कुछ हुआ वो एम्पायर को बताता है, साथ में ये भी कि उसने फैंग को नहीं मारा। जल्द ही वो फैंग के हथियारों को ढूंढ लेगा, खुद को इनोसेंट प्रूव करेगा। लेकिन यहाँ मिस वो एम्पायर को कहती है इसने मेरे बेटे को मारा है, इसे भी मौत मिलनी चाहिए। एम्पायर कहते हैं जीजू को अपनी इनोसेंस को प्रूव करने का एक मौका मिलेगा। इधर जीनू जीजू को कहता है इन्वेस्टिगेशन में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जीजू कहता है मुझे तो लगता है कि मैंने फैंग को मारा है, अब तुम मेरा साथ क्यों देना चाहते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन जीनू कहता है एम्पायर का ऑर्डर है। इधर जीजू हैरान होता है कि जिया अपने रूम में नहीं होती। चैंग को कहता है बताओ जिया की हालत कैसी है। चैंग कहता है तुम हर वक्त उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहे हो, वो तो ठीक होते ही यहाँ से चली गई। जीजू कहता है मुझे उसे ढूंढना होगा। चैंग उसे रोकता है, कहता है पहले मुझे तुम्हारा इलाज करने दो, पैलेस में ही कहीं होगी, और उसका ट्रीटमेंट करता है। इधर सारे लोग फैंग के फ्यूनरल पे होते हैं। फैंग की मौत से बहुत ही दुखी होते हैं। जिया सूसी को संभालती है, सूसी को वापस लेकर जा रही होती है। यहाँ चैंग का सामना होता है उससे। दरअसल वो सूसी से मिलने आया होता है। क्या कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैंग कहता है तुम मेरी पेशेंट हो, तो मैं बस तुम्हें देखने आया था। लेकिन जिया सूसी को बस पैलेस भेज देती है। यहाँ चैंग को कहती है सूसी बहुत ही इनोसेंट है, तुम जैसा व्यक्ति इंसान उसे डिजर्व नहीं करता। तुमने और जीजू ने बहुत ही बुरे काम किए, कई लोगों को मारा है, आइंदा सूसी के करीब मत जाना। तब यहाँ चैंग जिया को सुनाना शुरू कर देता है, कहता है तुम कितने शान फरामोश हो, तुम जीजू पे फैंग को मारने का इल्जाम लगा रही हो, अगर वो नहीं होता आज तुम जिंदा नहीं होती। अपनी जान को खतरे में डालकर उसने तुम्हारी जान बचाई, तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो। ये सब जानकर तो जिया हैरान होती है कि उसे अब तक लग रहा था उसकी जान जीनू ने बचाई। जीजू कहता है तुम्हारी वजह से आज मेरा दोस्त बहुत ही बीमार है, उसे चोटें आई हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और चैंग अब उसे दवाई देते हुए कहता है काश तुम्हारी जैसी हार्टलेस लड़की मेरे दोस्त की लाइफ में आती ही नहीं, और वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ जिया को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसने जीजू के बारे में इतना कुछ बुरा सोच रखा है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इधर जीजू अपने भाई फैंग को याद कर रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हारे हथियारे को सजा जरूर दिलवाऊंगा। इधर जिया जीजू का इंतजार कर रही होती है। जीजू तो उसे देखकर हैरान होता है, वो बिना बात के अंदर चला जाता है। इधर टैंग जिया को घूर रहा होता है। जिया कहती है तुम्हें क्या हुआ। टैंग कहता है मैं बस हैरान हूँ, अब कहीं भी किसी वक्त भी पहुँच जाती है।
इधर जीजू ने उस आदमी को पकड़ रखा, उसने फैंग को मारा था और अब उससे जाने की कोशिश कर रहा। उसने ये सब किसके कहने पे किया और वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। और अब यहाँ जिया अपने बातों में उस आदमी को उलझा दिया। आखिर में वो आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही फैंग को मारा है। ये देखकर तो जीजू हैरान होता है। जिया को कहता है तुम तो बहुत ही चालाक हो, तो काम मैं उतनी देर से नहीं कर पाया, तुमने पल भर में कर लिया। जिया स्माइल कर रही होती है। इधर वो चैंग के साथ जा रही होती है। यहाँ जीनू आ जाता है। दरअसल जीनू को पता चलता है फैंग के मटर के हाथों पे एक ब्लैक मार्क है। यहाँ वो जीजू को कहता है मुझे तुम्हारी जांच करनी है, पर जीजू सीधे से मना कर देता है। यहाँ माहौल गर्म होता देख जिया जीनू को कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो खुद ही जीनू के खुद जीजू के हाथ दिखाने लगती है, पर वो देखकर हैरान हो जाती है। जीजू के हाथों पे बहुत सारे मार्क होते हैं जो कि सालों पुराने हैं। अब ये सब देखकर तो यार जीनू को बहुत ही बुरा लगता है। जीनू जीजू से माफी मांगता है, लेकिन जीजू कहता है जख्मों को कुरेद कर माफी मांगने से दर्द कम नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। इधर चेंग देखता है भरी बाजार में लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था फू फैमिली के ऑर्डर पे। तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है ये सब देखकर कि बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ जीजू भी आ जाता है और कहता है हम इसका बदला लेकर रहेंगे। इधर देखते हैं हमें फू की हालत बहुत ही खराब होती है। फैंग की मौत से वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार फैंग से करती थी, वो इस पिल्लो को ही अपना बेटा समझ रही होती है। जीजू दूर से ही ये सब देख रहा होता है। अपने मन में ही कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता था, शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की लास्ट विश थी कि मैं उसके माँ को जिंदा छोड़ दूं। इधर सारे लोग इम्प्रेस के साथ होते हैं। इम्प्रेस कहती है वो जल्दी जीनू की शादी करवाना चाहती है। इससे तो जीनू खुश नहीं होता, पर जीजू बहुत ही खुश होता है। जीनू जिया को पेस्ट्री देने लगता है और यहाँ जीजू से रुकता है। कहता है अभी जिया की तबीयत खराब है, वो स्वीट्स नहीं खा सकती। इन दोनों के स्टेशन को इम्प्रेस बहुत ही अच्छे से देख रही होती है और तभी यहाँ मिसफू जीजू पे हमला कर देती है। जीजू मौका रहते ही बच जाता है। इम्प्रेस मिसफू को नजर बंद कर देने को कहती है। इधर ये दोनों दोस्त साथ में बैठे होते हैं। जीजू कहता है मिसफू को सजा मिल चुकी है, इसी के साथ हमारा बदला भी अब पूरा होने वाला है। चैंग कहता है तो अब तुम क्या करने वाले हो? जीजू कहता है मैंने पहले भी बताया, मैं अपने आगे की लाइफ जिया के साथ हैप्पीली रहना चाहता हूँ। और यहाँ जीजू चैंग को कहता है चाहता हूँ कि तुम भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी पूरी लाइफ सिर्फ बदले के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। और इस वक्त चैंग को उसी के बारे में याद आता है, उसके बारे में सोचने लगता है। यहाँ से भी एहसास होता है वो सोची से प्यार करता है और वो अपने आगे की लाइफ उसके साथ ही रहना चाहता है। इधर सोसे सिया को कहती है तो मुझे सच सच बताओ, तुम्हें जीजू की रियल वाइफ प्रिंसेस लियांग हो ना? मुझे मॉम ने सब कुछ बता दी, तुम ही उनकी नीस हो। ये सुनकर सिया घबरा जाती है और अब उसे सोसी को भी बताना पड़ता है वही प्रिंसेस लियांग है। इधर जीनू परेशान होता है। इम्प्रेस उसकी शादी करवाना चाहती है, वो तो जिया को पसंद करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।